ड्रॉप शिपिंग करके कोई इंडिया का सामान अगर फॉरेन में बिकवा रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग जीडीपी में ऐड नहीं होता है, तो फायदा नहीं होगा कुछ नहीं। कंट्री को? ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्रेज, ये सारा चीज इलीगल है। ओह, किसी किसी कंट्री में लीगलाइज्ड है, इंडिया में इलीगल है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मतलब तो स्क्रीन आया तुम लोग के पास? ओके, सो नाउ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया कि फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्यों लिया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक रेवेन्यू। ओके, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पब्लिक का इनकम। तो पब्लिक से जो इनकम जनरेट होता है गवर्नमेंट को, वो उसका सोर्सेस क्या है, कैसे कैसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है पब्लिक से। तो पहला चीज हुआ टैक्स, ठीक है। टैक्स से जो टैक्स हम पे लगाया जाता है, इनकम टैक्स, वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और दूसरा सोर्स क्या है? जो नॉन टैक्स सोर्सेस है। नॉन टैक्स सोर्सेस में आता है चालान, जो ट्रैफिक पुलिस चालान कटता है वो, ठीक है। लीगल कागज का जो पैसा आता है, जैसे कि सपोज तुमने कोई एफिडेविट बनवाया 50 रुपए का, तो 50 रुपए गवर्नमेंट का इनकम हुआ। फिर जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे विक्टोरिया हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब में हम लोग जब विजिट करते हैं तो उसका जो टिकट का खर्चा है, वो सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू बनता है। इसके अलावा जो सपोज कुछ कंट्री को, हमारी कंट्री लोन दे के रखती है, राइट, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आता है हर ईयर या हर मंथ, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्सेज अलग अलग है। हम लोग के दिमाग में सिर्फ टैक्स से गवर्नमेंट कमाती है, लेकिन सिर्फ टैक्स ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स नहीं है। इसके अलावा काफी सोर्सेस है, उन्हीं सोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद है मीनिंग ऑफ टैक्स। मतलब मैंने जैसे शुरू में कहा कि फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? टैक्स आता है, सब्सिडी आता है, और पब्लिक बोरोइंग यानी कि डेट आता है। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे टैक्स के बारे में कि टैक्सेशन क्या होता है। तो टैक्स का मतलब तुम सबको पता है। टैक्स इज अ प्रोसेस बाय विच इनकम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये हर इंसान को अपना टैक्स पे करना चाहिए। तो ये एक हमारा मतलब कह लो कि जिम्मेदारी है, और हमारा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, ताकि देश तरक्की करे। लेकिन साथ में गवर्नमेंट को भी ऑनेस्ट होना चाहिए कि हमारा जो टैक्स का पैसा हम लोग दे रहे हैं वो सही जगह पे लगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने टैक्स का पैसा दिया और उस पैसों से 3,000 करोड़ का मूर्ति बन गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारे टैक्स के पैसे से अगर कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो समझ में आएगा कि हम लोग का जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देख लो, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑल विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कंफर्ड। यानी कि हम लोग दे ही रहे इसलिए ताकि हमारे पैसों से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ काम हो सके, और जिसपे हम लोग बाद में अपना कोई अधिकार नहीं जमा सके। बाद में हम लोग ये ना बोल सके कि इस चीज के लिए मैंने टैक्स का पैसा दिया था तो इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज बने, चाहे वो रास्ता में एक ट्यूबवेल हुआ, या वो कोई ओवरब्रिज हुआ, कोई रोड हुआ, कोई रेलवे हुआ, कुछ भी, एवरीथिंग, ओके। अच्छा, एक और चीज, जहां तक मैंने रेवेन्यू का बात किया, पब्लिक रेवेन्यू, तो रेलवेज इज आल्सो सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। हम लोग रेलवेज में जो पैसा देके टिकट विकेट कटाते हैं, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ओके। अच्छा, द नेचर ऑफ टैक्सेस कैन बी, एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन, एयरप्लेन्स आर प्राइवेट ओन, प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट है। चलाते हैं, ठीक है। जब जब भी सवाल पूछते हैं आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्या हुआ? मैं जब भी आपसे सवाल पूछते तभी मेरा नेट चल जाता है। क्या बोले, एक बार बोलिए। मैं बोला कि एयरप्लेन्स जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज चलाती है। तो इसमें तो अगर कुछ हादसा हो भी गया तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ना? नहीं, रेलवे में जब हादसा हो जाता है तो उसमें कौन सा रोल रहता है गवर्नमेंट का? कुछ करता है उसके बाद गवर्नमेंट?
एयरप्लेन का तो छोड़। टिकट में रहता है ना कुछ पैसा जो रहता हाँ, है। इंश्योरेंस का रहता है, लेकिन वो बहुत, जो लोग, काफी लोग उसको नहीं कराते हैं ताकि उनका फेयर का प्राइस कम जाए, उसको कैंसिल कर देते हैं काफी लोग। अच्छा, तो देखो, नेचर ऑफ टैक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। टैक्स का 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि सबको देना है। जो लोग को गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है टैक्स पेयर के तौर पे, उनको टैक्स देना है। जिनका एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है, ओके, उनको साल में एक बार टैक्स फाइल करना पड़ेगा, कंपलसरी है सबको, ठीक है। दूसरा चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि हम लोग कोई भी सामान खरीद लें तो उसके प्राइस पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने पहले ही उसके प्राइस पे टैक्स बैठाया हुआ है। हम लोग जब पे कर रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो तो सबको देना है। वो टैक्स कोई नहीं चुरा सकता, सबको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहां तक इनकम टैक्स की बात है, तो इनकम टैक्स काफी लोग चोरी करते हैं, क्योंकि अपना अपना रीजन हो सकता है सबका क्यों चोरी करते हैं। तो इसको चोरी करने का काफी तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि अपना इनकम छुपाओ लोगों से, कि अगर कमाते हो तुम 10 करोड़ तो लोगों को दिखाओ कि हम सिर्फ 1 करोड़ कमाते हैं, गरीब आदमी है, ठीक है, ताकि हमको टैक्स ना देना पड़े। तो इसमें अच्छा क्या, भैया, इनकम टैक्स काटना कब से स्टार्ट करता है, मतलब कुछ अपना वो लोग का ये है क्या, क्या जब बोल रहे हो? काटना शुरू करता है? इनकम टैक्स एक आदमी का काटना कब स्टार्ट होता है? जब उसका एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर उठे, तो जिन लोग का साल का अच्छा। इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, उन लोग का कोई टैक्स नहीं लगता है। और तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पैन कार्ड पता चलता है? इनकम टैक्स, हाँ, जो फाइल करते हो उससे पता चलता है। अगर डाउट होता है, अब जैसे क्या है कि समझो तुमने इनकम टैक्स फाइल किया है कि मेरा इनकम है सपोज 10 लाख रुपए, ठीक है, और गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो तुम्हारे इनकम को और तुम्हारे एक्सपेंसेस को कंपेयर करता है। अगर तुमने कहा कि तुम्हारा इनकम पिछले 3 साल से 10 लाख रुपए है, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्थ 30 लाख से कम होना चाहिए, राइट। 30 लाख तुमने इनकम किया, तुम्हारा नेटवर्थ 30 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन अगर उसको लगता है कि तुम्हारा नेटवर्थ 30 लाख एक्सीड कर रहा है, तुम्हारे पास 3-4 जमीन है, 10-12 गाड़ी है, तो इसे समझ में आता है कि तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम को एक्सीड कर रहा है, मतलब कहाँ से आया पैसा, तो फिर वो तहकीकात करना शुरू कर देते हैं, घर में छापा वापा पड़ता है फिर आके। तो ऐसा काफी होता है जब लोग टैक्स का पैसा छुपाते हैं। अगर कोई फाइल ही ना करे अपने इनकम के बारे में डिपार्टमेंट को, तो अरे फाइल अगर नहीं भी करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर का तो खर्चा आएगा। अगर फाइल नहीं किया मतलब इनकम ही नहीं हुआ। ऐसे पहला पॉइंट क्या है कि सबको फाइल करना पड़ेगा। तो अगर कोई फाइल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसका इनकम नहीं है 5 लाख से ऊपर, ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है, उसका इनकम नहीं है 5 लाख शिवाजी से दा ऊपर। बॉस देख ले, समझ तो जाएगा। अब नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिए 10 करोड़ उससे भी ऊपर का इनकम है, लेकिन उसने इनकम टैक्स का फाइल अभी तक डिपार्टमेंट में नहीं दिया है, तो इससे तो उन लोग को लगेगा कि उसका कम है, लेकिन उधर तो ब्लैक मनी जमा हो ही रहा होगा एक साइड। हाँ, तो हो तो रहा है। तो इसके उसके बाद ही तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है कि आखिर इसने फाइल क्यों नहीं किया। अभी काफी लोग, ये चीज समझ लो, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, कि काफी लोग ना, मतलब उनको पता नहीं होता है कि टैक्स कैसे फाइल करना चाहिए, तो वो लोग जानबूझ के नहीं बट गलती से टैक्स फाइल करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है कि उन पे काफी फाइन लग जाता है। ये केस हुआ था धीरू भाई अंबानी के साथ 1960s में। धीरू भाई अंबानी को पता ही नहीं था कि टैक्स बोल के भी कोई चीज होता है। जब उसने बिजनेस शुरू किया तो उस पर काफी सारा फाइन लग गया। उस समय जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन लोगों ने केस कर दिया उस पर, जैसे गोइंका हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, उन लोगों ने केस कर दिया था कि ये इंसान टैक्स नहीं देता है, जबकि उसको पता ही नहीं था कि टैक्स होता क्या है, अनपढ़ आदमी था। तो उसके बाद उसने सारा अपना ये सब क्लियर किया था, टैक्स का पैसा वैसा। तो इसका एक नॉलेज होना जरूरी है कि टैक्स फाइल कैसे करना है, क्या क्या लीगलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पर्सनल ऑब्लिगेशन। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि टैक्स टैक्स इवेशन टैक्स इवेशन मतलब होता है टैक्स चोरी करना, और टैक्स मैनेज करने का एक बात होता है। जैसे टैक्स चोरी करना गलत बात है, वो इलीगल है, लेकिन टैक्स को मैनेज करना वो इलीगल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टैक्स अगर नहीं देना चाहते, सपोज सपोज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग टैक्स ना दे इतना पैसा, क्योंकि हमारा डिस्पोजेबल इनकम कम जाएगा इन दैट केस अगर हम लोग टैक्स दे दिए तो क्या है,
टैक्स चोरी करना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन है टैक्स मैनेज करना। इसमें क्या होता है, काफी लोग अपने स्पाउस के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, काफी लोग अपने एल्डरली पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीजों पर टैक्स का रिबेट दे के रखा है कि उन चीजों पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे अगर तुम्हारे प्रॉपर्टी 50 लाख की है और उसमें से अगर तुम मोर देन 50% का ओनर अपनी बीवी को बनाते हो, अपनी पत्नी को, तो कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स से तुमको छुटकारा मिलता है। तो काफी लोग इस तरह से काम करते हैं। तुमने देखा होगा जितने बड़े आदमी हैं उन लोगों ने सारा प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ अपने नाम पे नहीं लेके रखा है, कुछ अपने बीवी के नाम पे लिया है, कुछ अपने पिता के नाम पे लिया है, कुछ भाई के नाम पे लिया है, कुछ भाई की पत्नी के नाम पे लिया है। ये तरीका है टैक्स को मैनेज करने का कि इससे टैक्स जो है वो कम लगता है। तो अगर टैक्स बचाना है तो सिर्फ चोरी करना इज नॉट ओनली द सोल्यूशन। अगर तुम पढ़े लिखे इंसान हो तो तुम टैक्स अपना बचा सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरा हुआ मतलब इस तरह से तब हम लोग को कम देना पड़ा है। यस, गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ डिस्काउंट देता है इस पे, ठीक है। अब अगर तुम्हारा इनकम कुछ है, सपोज तो कुछ भी इनकम है, लेकिन अगर तुम हर साल ऑर्फनेज पे डोनेट करते हो, तुम हर साल, अभी देखो इतने बड़े बड़े लोग चैरिटी क्यों करते हैं, बीइंग ह्यूमन हो गया, फिर स्टडी फॉर ऑल हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सब चैरिटी करने से टैक्स पे रिबेट मिलता है कि अगर तुम अपने इनकम का 10% चैरिटी कर दो तो तुमको इतना % टैक्स से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से ये सब पैंतरा है अपना पैसा कमाने का, पैसा बचाने का, ठीक है। इसमें काफी लोग का मन अच्छा है इसलिए वो लोग करते हैं, काफी लोग अपने ही फायदे के लिए करते हैं ये सब चीज, ठीक है। अच्छा, personal obligation. Another characteristic of tax is that it imposes a personal obligation on the taxpayer. It is a duty of the taxpayer to pay taxes he or she is liable to pay. He or she should not hide his or her income and should not try to evade tax. जैसे कि मैंने कहा टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा, general benefit. A third characteristic is that the taxes received from the taxpayers may not be incurred for their benefits alone. अगर तुम टैक्स दे रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि उस टैक्स के पैसों से जो गवर्नमेंट बना रही है जो चीज उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, बट फॉर द जनरल एंड द कॉमन बेनिफिट, ये सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट आर स्पेंट बाय इट फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए बनना चाहिए। तुम्हारे टैक्स के पैसों से अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रहा है तो उस यूनिवर्सिटी में काफी लोग पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे। इसका मैसेज आया, क्या होगा, चैट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई मैं मैसेज किया। अच्छा, तो कुछ लोग पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, या तुम्हारे टैक्स के पैसों से अगर हॉस्पिटल्स बन रहा है, ब्लड बैंक्स बन रहा है, तो कितना फायदा होगा, सोशल फायदा होगा। हम लोग को सोसाइटी का फायदा देखना चाहिए, राइट। इसके बाद an important characteristics of tax is that there is no quid pro quo. ये एक लीगल मैक्सिम है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग लीगल मैक्सिम कहते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारा वर्ड्स, ये सारा टर्म्स यूज किया जाता है। एक मिनट, क्या कहते हैं इसे कहते हैं लीगल मैक्सिम्स। इसका मतलब क्या, समथिंग गिवन इन रिटर्न। तो क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग गिवन इन रिटर्न प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट टू द टैक्सपेयर। मतलब गवर्नमेंट भी टैक्सपेयर को प्रॉमिस करती है कि कुछ रिटर्न में मिलेगा। There is no direct give and take relationship between the government and the taxpayer. In other words, a taxpayer does not receive a definite direct and proportionate benefit from the government. Direct benefit नहीं है, लेकिन उसको जनरल बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर तुम्हारे टैक्स के पैसों से एक ब्रिज बन रहा है तो उस ब्रिज पे तुम, मतलब बाकी लोग तो ट्रैवल कर सकते हैं, तुम भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो मुझे भी समझ में नहीं आया कि टैक्स के पैसे देने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो हाईवेज वगैरह पे टोल टैक्स क्यों लगाती है। ये दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट मतलब कंसीडर राइट। मतलब टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए लोगों को, हालांकि गवर्नमेंट लगाती है इस आर्गुमेंट पे कि वो मेंटेन कर रही है उस चीज को, मेंटेनेंस का खर्चा ले रही है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, तुम लोग से स्कूल एग्जाम फीस ले रहा है क्या? एक सही में 100% ले।
रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है। नहीं, स्कूल जो एग्जाम ले रहा है ना तुम लोग का 31 अगस्त से, नहीं उसका नहीं नहीं लिया है? नहीं। अच्छा तो ठीक है। अच्छा मेरा स्कूल एग्जाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम फीस ले रहा है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने कहा जो इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाए, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो चीजों के मतलब जो मैंने कहा एमआरपी में जो इंक्लूडेड रहता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। वो हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। काफी लोग को समझ में नहीं आता है कि वो टैक्स पे करते हैं चीज खरीद के, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, ओके। The impact of a tax refers to the burden of a tax on the person who pays it. तो जब डायरेक्ट टैक्स का बात आता है तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम लोगों पे है, क्योंकि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स फाइल करना एंड ऑल। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। हम लोग टैक्स का पैसा प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं सामान खरीद के, और प्रोड्यूसर्स उस पैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। तो हमारे ऊपर से टैक्स का बर्डन हट जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अगर डिफरेंस आए बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तुम लोग का दूसरा ट्यूशन से शायद चार्ज वार्ज खत्म हो रहा है कुछ लोगों का, रोहित का और भी है। हाँ ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सारा चीज। तो काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, हो जाएगा अगले दिन, 2-3 पेज है, खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, अब वो जो आंसर मैंने बोला है वो आंसर कल मेरे को मिल जाना चाहिए। ठीक है, सब लोग से, सब लोग मतलब सब लोग। ओके, गुड बाय।